हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत एक परपोजिव सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा मेथड है हमारा यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में परपोजिव सैम्पलिंग। परपोजिव सैम्पलिंग या इसी को हम लोग उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन भी कहते हैं या प्रतिचयन भी कहते हैं। अब ये जो मेथड है, ये मेथड कई और अल्टरनेटिव नाम से भी जाना जाता है। इसके अल्टरनेटिव नेम क्या है, पहले तो हम ये सारे समझ लें। इस मेथड को जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसको सेलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसको सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसको डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो ये इसके कई सारे नाम हैं। अर्थात उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन को हम निर्णयात्मक प्रतिदर्शन भी कहते हैं, चयनात्मक प्रतिदर्शन भी कहते हैं, आत्मनिष्ठ प्रतिदर्शन भी कहते हैं और डेलिब्रेट यानी जानबूझकर या जाना पहचाना प्रतिदर्शन भी कहते हैं या मनमाना प्रतिदर्शन भी हम कहते हैं। अब ये जो मेथड है, ये मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर specific purpose study, not multi-purpose ऑब्जेक्टिव स्टडी। कहने का तात्पर्य ये जो है, जो विधि है, ये विधि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब ज्यादा ये उपयोगी होती है? जब हमारा अध्ययन किसी स्पेसिफिक पर्पस पर बेस्ड होता है, अर्थात हमारा जो अध्ययन है या जो हमारा शोध है वो किसी एक विशेष उद्देश्य पर या उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है या जो उसका एम है वो कुछ स्पेसिफिक है, जर्नल नहीं है या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है वो सिंगल एंड डेप्थ, सिंगल ऑब्जेक्टिव कह लीजिए एंड डीप स्टडी। सिंगल ऑब्जेक्टिव एंड डीप स्टडी अगर हमें करनी है या डेप्थ में स्टडी करनी है या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है तो हम परपोजिव सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि हमें उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन कब इस्तेमाल करना है, तो उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन हमें तभी प्रयोग करना चाहिए जब हमारा अध्ययन किसी विशेष या किसी विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में हो, ना कि किसी सामान्य उद्देश्य या बहुउद्देशीय उसके उद्देश्य हो या बहुप्रकारी उसके उद्देश्य हो। हाँ, वो जो उद्देश्य अगर सिंगल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यक्ति उसको गहराई से अध्ययन करेगा। तो जब भी किसी एक विशेष उद्देश्य के संदर्भ में एक गहरा और एक सारगर्भित अध्ययन या तात्विक अध्ययन हमको करना होता है तो हम इस सैम्पलिंग की ओर उन्मुख होते हैं या इस सैम्पलिंग पर विचार करते हैं।
अब ये सैम्पलिंग होती क्या है, ध्यान रखिए कि जब हम इस सैम्पलिंग को पढ़ेंगे तो ये जो इसके अल्टरनेटिव नेम है ये भी हम इसको खुद जस्टिफाई करेंगे कि ये इसके अल्टरनेटिव नेम क्यों है, ताकि हमको इनको मेमोराइज ना करना पड़े। ठीक, परपोजिव सैम्पलिंग का मतलब है व्हेन sample units chosen directly from population on basis of purpose of study is called purposive sampling. कहने का तात्पर्य चूजन डायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन, जब भी हम अपने प्रतिदर्श की इकाइयों का या सैंपल यूनिट्स का जनसंख्या से प्रत्यक्षता चयन करें और वो भी किसके पर्पज ऑफ स्टडी, पर्पज ऑफ स्टडी के आधार पर, अर्थात जब एक शोधकर्ता अपने शोध के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए या शोध के उद्देश्यों के आधार पर जनसंख्या से इकाइयों का प्रत्यक्षता या सीधे तौर पर चयन करता है, तो उसे ही हम परपोजिव सैम्पलिंग कहते हैं। अर्थात इसमें एक डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, इसीलिए हम इसको सेलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब दूसरा, जजमेंटल सैम्पलिंग इसको क्यों कहा जाता है? परपोजिव सैम्पलिंग का नाम जजमेंटल सैम्पलिंग या इसका निर्णयात्मक प्रतिदर्शन क्यों है? जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या होती है तो जनसंख्या में बहुत सारी इकाइयां होती, लेकिन उन इकाइयों में से ऐसी कौन सी इकाई है जो शोध के उद्देश्यों को फुलफिल करती है या हमारे शोध की जरूरत को पूरा करती है, इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन लेता है रिसर्चर। तो चूंकि किस इकाई को चुनना है और किस इकाई को नहीं चुनना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम इसका डिजाइन देखें तो मान लीजिए कि ये हमारी पॉपुलेशन है, ये क्या है? हमारी पॉपुलेशन है। अब मान लीजिए यहां पर बहुत सारी इकाइयां हैं, क्लियर? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है। अब इसमें से हमें क्या करना है? जज करना है। जज करना है, निर्णय करना है कि इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे ये हमारा सैंपल है जो सैंपल में जाए। तो फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई जब रिसर्चर ने इनके बारे में विचार किया तो उसने कहा कि भाई नहीं, ये तो सेलेक्ट है, ये नहीं पक्ष को पूरा करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करता, ये करता। तो उसने क्या किया? उसने ए को चुन लिया, सी को चुना, जी को चुना, जे को चुना और के को चुना। तो जज किया उसने, ये हमारा सैंपल है, क्योंकि ये हमारे सैंपल के जो है जज किया कि ये जो इकाइयां हैं ये हमारे स्टडी के पर्पज को पूरा करती हैं और ये पूरा नहीं करती। तो किनको चुना जाए और किनको ना चुना जाए, ये
किसका होता है? रिसर्चर का अपना जजमेंट होता है। इस कारण ही, यानी यहां पर एक सेल्फ डिसीजन लेता है रिसर्चर, इस कारण ही इसको हम जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं। और जज कौन करता है? रिसर्चर करता है। तो रिसर्चर जज करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट के रूप में कौन है? रिसर्चर है, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव सैंपलिंग करते हैं। अब इसको डेलिब्रेट सैंपलिंग क्यों कहते हैं? डेलिब्रेट सैंपलिंग इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहां पर किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, ये रिसर्चर का अपना डिसीजन होता है, ये अपनी उसके स्किल पर होता है। अब प्रश्न यहां पर आता है कि वो जो इकाइयों का चयन है वो शोधकर्ता स्वयं करता है। तो शोधकर्ता के चयन का आधार क्या होता है? वो कैसे पहचानता है कि कौन सी इकाई को चुनूं और कौन सी इकाई को ना चुनूं? इसके लिए वो दो बेसिस का इस्तेमाल करता है। यहां पर जो ये सिलेक्शन होता है, ये जजमेंट होता है, ये होता है नॉलेज अबाउट स्टडी एंड पॉपुलेशन। शोधकर्ता ये जो निर्णय लेता है वो निर्णय करता है अध्ययन और जनसंख्या, अर्थात शोध के बारे में उसको कितना पता है, क्योंकि शोध से ही पर्पज पता चलेगा, और जनसंख्या के बारे में उसको कितना जानकारी है, उसको कैसे पता कि कौन सी इकाई जो है वो हमारे शोध के उद्देश्य को पूरा करेगी और कौन सी इकाई शोध के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पर्पोजिव सैंपलिंग या जजमेंटल सैंपलिंग क्या है, तो हम कहें कि जब शोधकर्ता अपने शोध के उद्देश्यों के आधार पर या शोध के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी जनसंख्या से अध्ययन इकाइयों का सीधा या प्रत्यक्षता चयन करता है, तो इसे हम निर्णयात्मक या उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन कहते हैं। और इस प्रतिदर्शन में इकाइयों के चयन का आधार शोधकर्ता का अध्ययन के संदर्भ में और जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन स्थिति होती है, अध्ययन का स्तर होता है। अर्थात शोधकर्ता अपने जनसंख्या के बारे में उसको जो जानकारी होती है और शोध के उद्देश्यों के बारे में या शोध की प्रगति के बारे में या शोध की मांग के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में उसको जितनी जानकारी होती है, उसके आधार पर वो इकाइयों का चयन करता है कुछ इस तरीके से। अब बात यहां पर आती है कि यहां पर इकाइयों को चुनने का आधार क्या होता है? क्या कोई कंडीशंस है? क्या यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है? शोधकर्ता, तो ध्यान रखें कि उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें रिसर्चर्स को ध्यान में रखना होता है। वो पहली कंडीशंस है कि पहली कंडीशंस क्या है? जो सिलेक्टेड यूनिट है, वो चुनी गई इकाई है, इस मस्ट बी फुलफिल द नीड ऑफ स्टडी। पहली शर्त है कि वो रिसर्चर की जो नीड है या जो नीड है किसकी? स्टडी की, उस नीड को पूरा करता हो, रिलेवेंट। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक स्टडी की जा रही है, किसी मान लीजिए एक रिसर्चर है जो स्टडी कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड के रेफरेंस में। मान लीजिए हम कहते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ टीचर्स इन रेफरेंस टू ब्रेन स्टॉर्मिंग, अर्थात मस्तिष्क झंझावाती तकनीक के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन। तो अब उसका जो स्टडी का पर्पज है वो व्यू पॉइंट या टीचर्स एटीट्यूड को जानना है टुवर्ड्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब अगर सैंपल की बात आए वहां पर, तो वो सैंपल क्या ले? क्या टीचर्स कोई भी टीचर्स ले ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे लिए सैंपल वही टीचर्स बनेंगे जो एक्चुअल में अपनी टीचिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग को यूज करते हैं। क्लियर? तो हमारी नीड की स्पेशल डिमांड क्या है? हमारी स्टडी की या हमारे रिसर्च की स्पेशल नीड है ब्रेन स्टॉर्मिंग।
तो हमारे जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो वही होंगे जो अपने प्रोफेशन में, अपनी टीचिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग को यूज करते हैं। तो पहली चीज, अगर आप एक ऐसा टीचर ले लेते हैं जो अपनी टीचिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल ही नहीं करता, तो वो क्या आपके सैंपल का एक मेंबर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो आप उसको छोड़ देंगे। तो पहली जरूरत शर्त क्या है परपोजिव सैंपलिंग में, कि वो जो चुनी गई इकाई है वो अध्ययन की जरूरत को या अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करता हो। दूसरी बात, selected unit must be member of study population, अर्थात जो चुनी गई इकाई है वो हमारी जो है अध्ययन जनसंख्या है उसका वो सदस्य हो, एक्टिव मेंबर, पार्ट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन। दूसरी बात, अब इसको ऐसा समझे कि मान लीजिए जब आपने स्टडी की तो आपने स्टडी का एक जियोग्राफिकल एरिया डिफाइन किया होगा। तो मान लीजिए आपकी स्टडी कानपुर डिस्ट्रिक्ट के रेफरेंस में है, तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग इस्तेमाल करने वाले टीचर हैं वो कानपुर रीजन के ही होने चाहिए। आपको लगता है कि लखनऊ में एक टीचर है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग इस्तेमाल करता है, तो क्या आप उसको एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे? नहीं, क्योंकि वो आपके जो स्टडी पॉपुलेशन है उसका एक्टिव मेंबर ही नहीं है। तो परपोजिव सैंपलिंग में जो इकाइयों का चयन है उसकी दूसरी शर्त है कि वो चुनी गई इकाई अध्ययन की जो अध्ययन जनसंख्या है उसका सक्रिय सदस्य हो, अध्ययन जनसंख्या के बाहर की इकाई या बाहर का वो सदस्य ना हो। तीसरी शर्त है willingness to participate, willingness to participate, मतलब उसमें इच्छा शक्ति हो अध्ययन में भाग लेने या वो अपनी स्वीकृति देता हो, एग्री हो। एग्री टू पार्टिसिपेट भी कह सकते हैं इसको, सहमत हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति, हालांकि ये तो पूरे एथिक्स में ये बात लागू होती है कि हम किसी भी इकाई को तभी चुनते हैं जब वो हमसे सहमति व्यक्त करता है या उस कार्य में वो सहयोग देने के लिए एग्री होता है। तो परपोजिव सैंपलिंग में इन तीन शर्तों को ही जो फुलफिल करता है वही एज अ सैंपल सेलेक्ट होता है। तो अब वो नीड को फुलफिल करता है या नहीं करता, इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका जजमेंट कौन करता है? रिसर्चर करता है। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है या नहीं, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कौन करता है, इसका जजमेंट कौन करता है? रिसर्चर करता है। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वो भाग लेना चाहता है या भाग सहमत है या नहीं सहमत, भाग लेने की उसमें इच्छा है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है, या ये पता किसको होता है? रिसर्चर को पता होता है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। तो परपोजिव सैंपलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण सैंपलिंग है क्वालिटेटिव रिसर्चेस की, और ये वो सैंपलिंग है जिसके अंतर्गत रिसर्चर अपनी स्टडी की डिमांड के अनुसार, अपनी स्टडी के पर्पज के अनुसार उन अध्ययन इकाइयों को चुनता है जो अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं या अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के योग्य होते हैं। और अमूमन हम इस विधि का प्रयोग उन परिस्थितियों में करते हैं जब हमारा अध्ययन बहुत विमात्मक या मल्टी डायमेंशनल ना होकर के यूनिडायमेंशनल होता है, किसी एक विशेष दिशा या किसी एक विशेष प्रकरण या किसी एक विशेष स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर होता है, स्पेसिफिक पर्पज बेस्ड होता है, जर्नल या मल्टीपर्पज जो है हमारी स्टडी नहीं होती है। तो यहां से हम लोगों ने ये बात समझी कि भाई परपोजिव सैंपलिंग है क्या, उसके क्या अल्टरनेटिव नेम हो सकते हैं, ये सैंपलिंग हमें किन परिस्थितियों में लागू करना चाहिए, ये कब उपयोगी होती है, इस परिस्थिति का मीनिंग क्या होता है, इसका डिजाइन क्या होता है, और फिर परपोजिव सैंपलिंग में किसी भी इकाई के चुने जाने की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं या कंडीशंस क्या होती हैं। तो वो तीन शर्तें हैं, वो चुनी गई इकाई शोध के मांग को या शोध की जरूरत को या पर्पज को या नीड को फुलफिल करती हो,
वो इकाई अध्ययन की जो टारगेट या स्टडी पॉपुलेशन उसका सक्रिय सदस्य हो और एग्री टू पार्टिसिपेट, वो अध्ययन में भाग लेने के लिए सहमत हो या उसमें इच्छा शक्ति हो। अगर ये 3 बातें हैं तो हम किसी भी इकाई को रिसर्चर जो है वो एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेता है या कर सकता है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ परपोजिव सैम्पलिंग की बात करते हैं। ये सैम्पलिंग कई प्रकार की होती है, जरा उसके हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ परपोजिव सैम्पलिंग देखें जरा हम लोग, तो बहुत प्रकार की होती है ये। टाइप्स की अगर हम बात करें यहां पर तो लगभग 8 प्रकार की सैम्पलिंग होती है। पहली है मैक्सिमम वेरिएशन, या इसी को हम हेट्रोजेनियस सैम्पलिंग बोलते हैं। दूसरा होमोजेनियस सैम्पलिंग। तीसरा टिपिकल केस सैम्पलिंग। चौथा क्रिटिकल केस सैम्पलिंग। पांचवा नेगेटिव केस सैम्पलिंग। एक्सट्रीम या डेविएट केस सैम्पलिंग। टोटल पॉपुलेशन सैम्पलिंग। एक्सपर्ट सैम्पलिंग। और एक है मिक्स कॉम्बिनेशन सैम्पलिंग। देखिए रिसर्च में जितनी भी हम लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी है, अगर उसमें से किसी भी सैम्पलिंग के सबसे ज्यादा टाइप्स या फॉर्म हैं तो वो है परपोजिव सैम्पलिंग। बहुत सारी सैम्पलिंग है जिसके टाइप्स हैं। जब हम लोगों ने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी तो वहाँ पर हम लोगों ने SRS के बारे में पढ़ा, और रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा। जब हम लोगों ने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा तो वहाँ पर प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड डिसप्रोपोर्शनल या अनप्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा। फिर जब हम लोगों ने क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ा तो वहाँ पर सिंगल क्लस्टर या 1 क्लस्टर, फिर 2 क्लस्टर या 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ा। फिर हम लोगों ने जब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को पढ़ा तो वहाँ पर उसको लीनियर और साइक्लिक फॉर्म में पढ़ा। तो अगर हम बहुत सारे सैम्पलिंग्स के बारे में बात करें तो हर सैम्पलिंग्स के कई सारे वर्जन हैं या कई सारे फॉर्म हैं या टाइप्स हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसके सबसे ज्यादा वेरिएशन है, सबसे ज्यादा जिसके मॉडल हैं, तो वो है परपोजिव सैम्पलिंग। जितनी भी सैम्पलिंग पढ़ते हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी सैम्पलिंग के प्रकार हैं तो वो है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, जिसमें 8-9 आपके सामने ही लिखे हुए हैं। तो अब हम जरा जो यहाँ पर हमने पढ़ा परपोजिव सैम्पलिंग में
उस परपोजिव सैम्पलिंग के वो जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको जरा हम एक एक समझने की कोशिश करते हैं। तो हम मैक्सिमम वेरिएशन अर्थात अधिकतम विविधता या इसको विषम जातीय प्रतिदर्शन कहें या प्रतिचयन कहें, ध्यान रखें कि इसमें हम परपोजिव शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये इसी नाम से पहचानी जाती है। तो जरा हम मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग या हेटेरोजेनियस सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं। तो मैक्सिमम वेरिएशन और या हेटेरोजीनियस दोनों शब्द लिखे हैं। यहां पर क्या है, आप कह सकते हैं कि अधिकतम विविधता कह सकते हैं इसको, और या फिर हम इसको विषम जातीय प्रतिदर्शन कह सकते हैं। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब हमारी स्टडी जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन पर है या किसी स्पेसिफिक पर्पज पर है, लेकिन जो डायमेंशन है पार्टिसिपेंट्स की वो बहुत सारी है। अर्थात जब हम डिफरेंट व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिनोमेना के संदर्भ में, लेकिन वो जो डिफरेंट व्यू पॉइंट है वो हमें एक वाइडर रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स है या सब्जेक्ट है। कहने का तात्पर्य, जब भी एक रिसर्चर किसी भी गुणात्मक शोध के अंतर्गत शोध से संबंधित जितनी भी विमाएं हैं, जितनी भी डायमेंशन है, हर डायमेंशन से संबंधित, हर डायमेंशंस को टच करने वाले, हर डायमेंशंस को फुलफिल करने वाले इकाइयों का जब वो डायरेक्ट सिलेक्शन करता है, जिन्हें वो समझता, अगर एक रिसर्चर को लग रहा है कि ये व्यक्ति भी जरूरी है, ये व्यक्ति भी इस डायमेंशन को, ये डायमेंशन अर्थात एक स्पेसिफिक है लेकिन उसके डिफरेंट अप्रोच हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए ये हमारा एक पर्पज है, ये पर्पज है, ठीक है, एक सिंगल पर्पज है, मान लीजिए एक सिंगल पर्पज है, लेकिन इसके बहुत सारी डायमेंशन है। इसकी क्या है, बहुत सारी डायमेंशंस। मान लीजिए 8 डायमेंशंस हैं। तो जब रिसर्चर क्या करे, हर डायमेंशन से रिलेटेड इकाइयों का चयन कर ले। मान लीजिए अब यहां पर हम सैंपल की बात कर रहे हैं, यहां पर ये सैंपल है, तो उसने क्या किया, डायरेक्टली, बस अंतर क्या है, डायरेक्टली उसने लोगों को चुन लिया। तो मैक्सिमम वेरिएशन या हेटेरोजीनियस, और ये हम सैंपलिंग कब इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का सैंपलिंग, ध्यान रखिए कि ये सैंपलिंग यूजफुल कब होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण, यूजफुल इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग। जब हमें इस तरह का कोई अध्ययन करना होता है, जब कॉन्सेप्ट मैपिंग करनी होती है या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हर उन संभावित बिंदुओं को या व्यू पॉइंट्स को कंसीडर करने की सोचते हैं जो हमें लगता है कि ये इसका पार्ट है।
तो जैसे हमें लगा कि ये कोई एक सिंगल पर्पज है, मान लीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग है, तो उसमें उसके 8 डायमेंशंस है, तो 8 डायमेंशंस से रिलेटेड हम व्यक्तियों का चयन करेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम वेरिएशंस क्या है? मैक्सिमम वेरिएशन सैंपलिंग या हेट्रोजीनियस सैंपलिंग क्या है, या विषम जाति प्रतिदर्शन या प्रतिचयन क्या है? कि जब एक रिसर्चर एक वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट करता है, वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्यों सेलेक्ट कर रहा है? रिलेटेड टू डिफरेंट व्यू पॉइंट, रिलेटेड टू डिफरेंट व्यू पॉइंट इन अ स्पेसिफिक फिनोमिना। तो जब भी एक शोधकर्ता एक व्यापक संदर्भों में, एक व्यापक रेंज में, एक व्यापक संदर्भों में इकाइयों का चयन करता है अध्ययन से संबंधित सभी विमाओं को स्पर्श करते हुए किसी एक विशेष अध्ययन के संदर्भ में। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके विचारित करें तो हमें क्या निकल कर आता है कि जब भी कोई शोधकर्ता एक विशेष परिस्थिति में या किसी एक विशेष अध्ययन से संबंधित समस्त विमाओं के संदर्भ में प्रतिदर्शों की एक व्यापक चयन करता है या प्रतिदर्शों का एक व्यापक चुनाव करता है अपनी इच्छा अनुसार, तो उसे ही हम मैक्सिमम वेरिएशन या हेट्रोजीनियस सैंपलिंग कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम कहें कि स्ट्रीट पोल ओपिनियन है, कोई भी किसी भी रेफरेंस में है, स्ट्रीट पोल ओपिनियन है, मान लीजिए जैसे कि एक सर्वे करना है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना के रेफरेंस में। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कह दें कि मान लीजिए हम कोई एक ओपिनियन लेना चाहते हैं कोई एक नई व्यवस्था के प्रति, एक नए नियम के प्रति लोगों के मध्य, और वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था का जो संबंध है वो बच्चों से भी है, बुजुर्गों से भी है, महिलाओं से भी है, किशोरों से भी है, युवा से भी है, प्रौढ़ से भी है, शहरी से भी है, ग्रामीण से भी है। तो जब हमको इस तरह का कोई अध्ययन करना है जहां पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक और शिक्षित से लेकर के अशिक्षित तक और ग्रामीण से लेकर के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र, तब हमें कम से कम हर पहलू से संबंधित कुछ ना कुछ इकाइयों को प्रतिनिधित्व करना होगा ताकि जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है या जो रिप्रेजेंटिव नेचर पॉपुलेशन की वो हमें हो जाए। और इस तरीके की जो चीजें होती हैं, हमने कहा ना कॉन्सेप्ट मैपिंग, इसका मतलब है कि वो जो ग्राउंडेड स्टडीज होती हैं, जो ग्राउंडेड थ्योरीज होती हैं डिजाइन, यानी जो जीटी बेस्ड स्टडी होती है, पर्टिकुलर हम वहां पर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राउंडेड थ्योरीज या जीटीज क्या होती हैं? ऐसे अध्ययन होते हैं जिनके द्वारा हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो जब भी कोई थ्योरी डेवलपमेंट के लिए स्टडी की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत, क्योंकि उसी में हम कॉन्सेप्ट मैपिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी चीजें लेकर के आते हैं, तो हम इस तरह यही जो हमारा हेट्रोजीनियस सैंपलिंग है उसको ही हम कंसीडर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि भाई अभी जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है, रिसर्च चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सैंपल लिया जाएगा, जो टेस्टिंग की जाएगी वो हर किसी पर की जाएगी। वहां पर इन्फेंट से लेकर के सेंसस तक, यानी एक नवजात शिशु से लेकर के एक बुजुर्ग तक को भी जो है वो सैंपल में रखा जाएगा। वो चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, अमीर हो, गरीब हो, कि गर्म जलवायु का हो, ठंडी जलवायु का हो, हर तरह के व्यक्ति को रखा जाएगा सैंपल में, ताकि हम पता कर सके कि हमारी ये जो वैक्सीन है वो वैक्सीन सारे व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खास किस्म के लोगों के लिए वैक्सीन फेल हो। तो वो ये तभी पता चलेगा जब हम अपने अध्ययन में हर उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे, हर उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिसका
संबंध उस वैक्सीन से है या जिस पर वो वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी भविष्य में। तो जब हम इस तरह की कोई स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्चेस की फील्ड में, तो हम मैक्सिमम वेरिएशन या हेट्रोजीनियस सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि हेट्रोजीनियस सैंपलिंग क्या है। हेट्रोजीनियस सैंपलिंग इज अ पार्ट ऑफ परपोजिव सैंपलिंग। दूसरी बात, हेट्रोजीनियस सैंपलिंग का हम इस्तेमाल कब करते हैं? हेट्रोजीनियस सैंपलिंग का इस्तेमाल ड्यूरिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग, या यूं कह लीजिए कि इन ग्राउंडेड थ्योरीज रिसर्चेज, या जो हमारी एक्सप्लोरेटरी ग्राउंडेड थ्योरीज होती हैं। ग्राउंडेड थ्योरीज रिसर्चेज क्या होती हैं? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्चेज वो रिसर्चेज होती हैं जिनकी हेल्प से या जिनके माध्यम से हम थ्योरी कंस्ट्रक्शन या थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं, और हम थ्योरी डेवलपमेंट के लिए हर उस संभावित व्यू पॉइंट को कंसीडर करते हैं जिसका संबंध उस अध्ययन क्षेत्र से हो, ताकि हमारी जो रेंज ऑफ रिलायबिलिटी है वो बहुत दूर तक समझ में आ सके। तो हम अधिकतम संभावित क्षेत्रों को अपने सिद्धांत में शामिल कर सके, इसलिए हम मैक्सिमम वेरिएशन लेकर के आते हैं। चौथी बात कि मैक्सिमम वेरिएशन सैंपलिंग है क्या? मैक्सिमम वेरिएशन सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जिसमें रिसर्चर किसी विशेष उद्देश्य के संदर्भ में जनसंख्या से संबंधित उन समस्त इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह अध्ययन से संबद्ध समझता है। तो अर्थात एक वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड टू डिफरेंट व्यू पॉइंट यहां पर सेलेक्ट की जाती है। तो आई होप कि यहां पर आपको ये समझ में आ रहा होगा। उदाहरण के तौर पर जब हम ओपिनियन करते हैं, कोई पोल स्टडी करते हैं या कोई सर्वे करते हैं, तो उस तरह के रिसर्चेज में जो क्वालिटेटिव रेफरेंस में हो, ध्यान रखें, तो हम यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं, और हम ये यहाँ पर एश्योर करते हैं कि अध्ययन से संबंधित कोई भी ऐसा पक्ष या कोई भी ऐसी वीमा या कोई भी ऐसा तत्व ना जो है ऐसा मिसिंग ना होने पाए, इग्नोर ना होने पाए, जिसकी वजह से हमारे सैंपल में उसका पॉपुलेशन के किसी एक खास भाग का जो है वो प्रतिनिधित्व होने से वंचित रह जाए। चलिए अब हम आते हैं एक दूसरे सैंपलिंग पर, होमोजीनियस सैंपलिंग। अब होमोजीनियस सैंपलिंग क्या है? ये जस्ट अपोजिट टू हेट्रोजीनियस सैंपलिंग है, नाम से ही पता चल रहा है। तो दूसरी हमारी है होमोजीनियस सैंपलिंग, यानी समजाती। अब हम इसको समजाती क्यों कहते हैं? हम समजाती इसको कब कहते हैं? यानी इसमें तो पहली चीज क्या होता है, एक स्मॉल सैंपल आएगा आपके पास, स्मॉल सैंपल मिलेगा होमोजीनियस में। होमोजीनियस सैंपलिंग का मतलब है कि जब हमारी स्टडी क्या हो, एक स्पेसिफिक फिनोमिने पर हो, और उस स्पेसिफिक फिनोमिने के लिए हमें स्पेसिफिक टाइप के बंदे चाहिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बंदे चाहिए। मान लीजिए कोई एक स्टडी करना है, एग्जाम्पल के तौर पर फिर इस पर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक स्टडी करना है, और स्टडी हमारी जो है वो 20 से 25 ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स पर होनी। ठीक है, पहली शर्त। दूसरा, वो सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे? मेल स्टूडेंट्स। तीसरी शर्त है अर्बन स्टूडेंट्स। तो अब ये 3 पैरामीटर हैं, एज, जेंडर और लोकेलिटी। तो जब हम यहां से पॉपुलेशन लें तो वो क्या कहलाएंगे? जब ये तीनों चीजें सिमिलर होंगी, क्योंकि ये हमारी स्टडी की डिमांड है, हमें एक अध्ययन क्या करना है जो हमारे 20 से 25 उम्र के जो शहरी
बालक हैं या जो शहरी विद्यार्थी हैं या जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं उन पर कोई स्टडी हमें करनी है, तो हमें क्या करना होगा, जब हम इस यहाँ से ऐसे लेंगे सैंपलिंग, तो हम यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर वो उसकी उम्र 20 से 25 है, मेल है या नहीं, अर्बन है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करेगा, रिसर्चर करेगा, या इसका आइडेंटिफिकेशन कौन का, बाइफरकेशन फिल्ट्रेशन कौन करेगा, तो फिल्ट्रेशन रिसर्चर करेगा। इसीलिए इस पार्ट ऑफ जो है वो होमोजीनियस सैंपलिंग है। इसका मतलब है कि होमोजीनियस सैंपलिंग क्या है, होमोजीनियस सैंपलिंग when choose very specific subjects related to a particular phenomena. When choose very specific subjects related to a particular phenomena is called homogeneous sampling. तो जैसे हमने कहा कि हमें इस पर स्टडी करनी है, तो हमारा क्या है, वो होमोजीनियस सैंपलिंग कहलाएगा। तो होमोजीनियस सैंपलिंग का मतलब है कि जहां पर हम अपने अध्ययन उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए एक समान विशेषताओं वाली या एक समान गुणों को धारण करने वाली इकाइयों का ही चयन कहते हैं। तो जब हम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन को या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट्स को किसी पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं, तो जब एक समान गुणों को धारण करने वाली इकाइयों का प्रतिदर्श के रूप में चयन किया जाता है प्रत्यक्षता या सीधे तौर पर, तो उसे ही हम होमोजीनियस सैंपलिंग कहते हैं। तो होमोजीनियस सैंपलिंग क्या है, एक ऐसी सैंपलिंग है जहां पर किसी भी जनसंख्या से एक समान गुणों को धारण करने वाली इकाइयों का ही प्रतिदर्श के रूप में चयन किया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के संदर्भ में, किसी विशेष उद्देश्य के प्रतिपूर्ति के संदर्भ में। जैसे हम कहते हैं कि भाई टू स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाइट स्किन इन व्हाइट पर्सन्स, स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाइट स्किन इन अ व्हाइट पर्सन्स। तो हमारा व्हाइट स्किन क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाइट पर्सन्स हमारे क्या है, स्पेशल यूनिट्स हैं। तो जब हम उन्हीं लोगों को, यानी वो सफेद व्यक्ति या अंग्रेज लोग जिनकी स्किन सफेद है, या ऐसे अंग्रेज जिनकी स्किन सफेद है, उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे, तो जितने भी लोग होंगे वो सारे हमारे होमोजीनियस टाइप के होंगे। तो हेट्रोजीनियस है जिसमें हम सभी संभावित चीज जो है, अगर हमको लगता है कि ये भी एक डायमेंशन है, तो उस डायमेंशन को भी टच करने वाली इकाई को चुन लिया जाएगा। और होमोजीनियस में हम क्या करते हैं कि अपने अध्ययन के संदर्भ में समान गुणधर्म को धारण करने वाली इकाइयों का चयन किया जाता है, और हम समान गुणधर्म का जो पैरामीटर डिसाइड होता है वो हमारी नीड ऑफ स्टडी या हमारा पर्पज ऑफ स्टडी से पता चल सकता है हमारी स्टडी की डिमांड क्या है। तो उस डिमांड से संबंधित ही एक समान गुणों को धारण करने वाले लोगों को चुना जाएगा, और वो एक समान गुण जो होंगे उसका डायमेंशंस जो है वो रिसर्चर डिसाइड करेगा कि हमें किस किस पैरामीटर पर सिमिलरिटी चाहिए। एक पैरामीटर पर सिमिलरिटी चाहिए, या सारे पुरुष चाहिए, सारे महिला चाहिए, या फिर जो होमोजीनिटी बनाने के, होमोजीनियस करने के पैरामीटर्स जो हैं वो 3 है, 4 है, 5 है, कभी कभी 6 पैरामीटर पर हम चीजों को होमोजीनियस या पॉपुलेशन को होमोजीनियस, एक होमोजीनियस सैंपल हमें डायरेक्टली चुनना होता है। यहाँ पर हम डिवीजन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और इसमें हमें रैंडमाइजेशन करना होता नहीं है। तो हम एक चेकलिस्ट रखते हैं, एक सूची रखते हैं और देखते हैं कि कौन सी इकाई हमारी उस सूची की सभी शर्तों को पूरा करती है, और जो पूरा करती है उसको हम एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये सिलेक्शन तब तक बना रहता है जब तक कि रिसर्चर का जो डिजायर सैंपल साइज है वो कंप्लीट या फुलफिल नहीं हो जाता। दूसरी बात यहां पर, अब आते हैं टिपिकल केस सैंपलिंग पर। तीसरी जो सैंपलिंग है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं।
टिपिकल केस सैंपलिंग क्या होती है। अब जब हम टिपिकल केस सैंपलिंग की बात करते हैं तो टिपिकल का मतलब समझ लीजिए क्या है। टिपिकल का मतलब है एवरेज, या इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्म। या हम इस शब्द का मीनिंग समझ लें तो इस शब्द का मीनिंग है समान विशेषताओं से युक्त। क्लियर? तो स्पेशल केस है। हम इस सैंपलिंग का इस्तेमाल कब करते हैं? व्हेन रिसर्चर वांट टू स्टडी नॉर्म, जब वो अध्ययन औसत का करना चाहता है, अर्थात डेवलप ए प्रोफाइल of a typical case related to a particular phenomena। अब एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, तब इसका हम मीनिंग लेते हैं। मान लीजिए वो उसे अध्ययन क्या करना है, उसे अध्ययन करना है एवरेज का। तो मान लीजिए जानना चाहता है स्टडी, मान लीजिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ e-learning over average academic अचीवमेंट स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये हमारी स्टडी है। क्लियर? तो यानी हमें क्या इफेक्ट देना है? इफेक्ट ऑफ ई लर्निंग को जानना है। और किस पर? एवरेज एकेडमिक अचीवमेंट स्टूडेंट्स पर। तो जब हम इस तरीके का सिलेक्शन करेंगे, इनका सिलेक्शन करेंगे, एक डायरेक्ट सिलेक्शन करें, तो उसे ही हम टिपिकल केस सैंपलिंग कहते हैं। तो टिपिकल केस सैंपलिंग समझ में आ रही होगी, किसी भी बिहेवियरल एस्पेक्ट पर उन लोगों का चयन करना जो उस बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को, ध्यान रखें कि हम चीजों को एनपीसी पर देखते हैं, तो ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है? ये टिपिकल केस होता है। ये जो 63% लोग होते हैं, ये क्या है? हमारा टिपिकल केस है। तो जब हम इन लोगों को, यहां पर क्या है? ये एक्सट्रीम है। आगे जब हम एक्सट्रीम सैंपलिंग पढ़ेंगे तो इसी से जोड़े, तो ये हमारा क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट है। ये दोनों पक्ष क्या है? ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये है क्या? एक्सट्रीम है। तो यहां के लोगों का नहीं,
हम मिडिल ऑफ द नॉर्म्स का मतलब क्या है, एवरेज, यानी जब हम औसत निष्पादन करने वाले या औसत व्यक्तियों का चयन करें या किसी भी गुण के संदर्भ में उस गुण को धारण करने वाले औसत व्यक्तियों का चयन या औसत व्यक्तियों के संदर्भ में जब हम किसी तरह का कोई प्रोफाइल या किसी तरीके को कोई जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टिपिकल केस सैंपलिंग कहते हैं। तो टिपिकल केस सैंपलिंग का मतलब आप समझ में आ रहा है। टिपिकल केस सैंपलिंग का मतलब है कि जब शोधकर्ता किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमिना से संबंधित सामान्य या औसत गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों का परपोजिव सिलेक्शन करता है तो उसे ही हम टिपिकल केस सैंपलिंग कहते हैं। तो जब भी हमें इस सैंपलिंग की बात आती है, हम इस सैंपलिंग का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें औसत का अध्ययन करना होता है, टू स्टडी द एवरेज। क्लियर, एवरेज या नॉर्म्स की स्टडी करनी होती है। और जब हमें एवरेज या नॉर्म्स की स्टडी करना होता है तो फिर हम जो यूनिट सिलेक्शन करते हैं उन्हीं इकाइयों का चयन करते हैं जो औसत उस पर्टिकुलर गुण को या एट्रीब्यूट्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को औसत मात्रा में धारण कर रही होती हैं। अर्थात उसमें सामान्य या मध्य के बीच के लोगों को लिया जाता है। जो धनात्मक या ऋणात्मक साइड जो है वो एक्सट्रीम पर होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता। एनपीसी के जो मिडिल ऑफ द लोग हैं जब हम उनका सिलेक्शन करते हैं परपोजिव मोड में तो उसे ही हम टिपिकल केस सैंपलिंग कहते हैं। अब इसी से हम एक जो अगली सैंपलिंग है उसको हम समझ लेते हैं, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम केस सैंपलिंग भी या डाइवेंट केस सैंपलिंग भी समझ लेते हैं। यहां पर इसी के अपोजिट है, इसी से रिलेटेड है। एक्सट्रीम या डेविएंट केस सैंपलिंग। तो इसका मीनिंग क्या है, व्हेन researcher want to study outliers from norm। अब नॉर्म से वो जो आउटलायर्स है यानी ये जो एक्सट्रीम है, मतलब एक चीज होती है जो हमारा नॉर्मल होती है, ये हमारा नॉर्मल है, और नॉर्मल से जब हम इधर चलते हैं तो हाई, और जब इधर चलते हैं तो लो। तो जब हम यहां का अध्ययन करना चाहें या यहां का अध्ययन करना चाहें, अर्थात जो रिसर्चर है वो उसी फिनोमिने पर है, उसी तरीके का अध्ययन है, लेकिन अब अध्ययन उसका थोड़ा क्या है, स्पेसिफिक हो गया। कि मान लीजिए उसने क्या कहा कि अध्ययन है, मान लीजिए उसका कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें यहां पर इफेक्ट ऑफ स्टडी हैबिट्स या रिलेशन बिटवीन, ऐसा मान ली स्टडी है, रिलेशन बिटवीन स्टडी हैबिट्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स। मान लीजिए इस पर हमें अध्ययन करना है। अब ये अध्ययन हमें करना है तो, और वो किस पर अध्ययन है, मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स पर। उसने क्या किया, 200 स्टूडेंट्स लिया। अब 200 स्टूडेंट्स का मतलब है कि चाहे तो वो 200 में से 50 लोगों को लेकर के अध्ययन पता कर सकता है कि क्या अध्ययन आदतों और शैक्षिक उपलब्धियों के बीच या अकादमिक उपलब्धि के बीच क्या अध्ययन है। अब मान लीजिए इस 200 में उसने क्या किया, 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ले लिया, 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को एंड 5 वीक स्टूडेंट्स को ले लिया उसने।
तो ये जो है 5 सबसे जो तेज विद्यार्थी या प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और 5 जो सबसे कमजोर हैं। तो 5 इधर से ले लिए और 5 इधर से ले लिए, अर्थात ये जो है हमारा यही 10 लोगों से उसने क्या है लोगों को लिया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक एक्सट्रीम या डाइवेंट केस सैंपलिंग है यहाँ पर। अब चाहे तो वो केवल इस पर ले ले अध्ययन या किसी इस पर ले ले। ध्यान रखें कि यहाँ पर वो दोनों को लेकर के चल सकता है एक्सट्रीम केस, और हो सकता है कि वो केवल और केवल एक को लेकर के चले, हाई वाले को लेकर के चले। तो जब हम टिपिकल केस सैंपलिंग की बात करते हैं तो हम सामान्य का अध्ययन करते हैं, औसत का अध्ययन करते हैं। अर्थात जब हमें किसी एक ऐसी प्रोफाइल डेवलप करनी होती है किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, या एक एवरेज प्रोफाइल डेवलप करनी होती है, एक टिपिकल प्रोफाइल बनानी होती है। लेकिन जब हमें एक डेविएंट या एक एक्सट्रीम प्रोफाइल बनानी होती है किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए, तो फिर हम वहां पर एक्सट्रीम केस सैंपलिंग करते हैं। एक्सट्रीम केस सैंपलिंग का मतलब है कि आउटलायर्स, ध्यान रखें इस शब्द को ध्यान में रखना है, आउटलायर्स फ्रॉम नॉर्म, मतलब ये औसत है, औसत से जो हटा हुआ है। डेविएंट का मतलब क्या है, विचलित या जो है हटा हुआ। डेविएंट का मतलब क्या है, हटा हुआ, जो डाइवर्टेड है। आउटलायर्स का मतलब बाहरी। तो जो नॉर्म से बाहर क्या है, जब रिसर्चर आउटलायर्स की स्टडी करना चाहता है, वो आउटलायर्स यानी वो आउटलायर्स हाई वाले भी हो सकते हैं, वो नो वाले भी हो सकते हैं। चूंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च में ही होती है, इसलिए हम बिहेवियरल एस्पेक्ट पर बात करते हैं। तो जब भी किसी भी एक गुण की अधिक मात्रा या सामान्य से अधिक मात्रा या सामान्य से कम मात्रा को धारण करने वाले लोगों को, और मोस्टली यहाँ पर हम एक्सट्रीम का मतलब है हाई वाले ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि व्यवहार के संदर्भ में लोवेस्ट को भी एक्सट्रीम माना जाता है, लेकिन लोवेस्ट एक्सट्रीम एंड लोवेस्ट जो है एक्सट्रीम हाईएस्ट एंड एक्सट्रीम लोवेस्ट, जब हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि आउटलायर्स दोनों दिशा में हो सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो जब हम मिडिल की स्टडी करते हैं या मिडिल पर कोई स्टडी करनी होती है, तो हम वहां पर टिपिकल केस सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें आउटलायर्स की स्टडी करनी होती है तो हम वहां पर एक्सट्रीम केस सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोगों ने परपोजिव सैंपलिंग पढ़ा, परपोजिव सैंपलिंग का मतलब जाना, उसका प्रोसेस, उसका डिजाइन समझा, और फिर हम लोगों ने परपोजिव सैंपलिंग के जो 9 प्रकार हैं उनकी चर्चा की। उन 9 प्रकारों में से हम लोगों ने 4 प्रकार की सैंपलिंग के बारे में चर्चा की। हम मैक्सिमम वेरिएशन या हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, जहां पर हम हर एक गुण से संबंधित, हर एक वीमा से संबंधित कम से कम कुछ इकाइयों का प्रत्यक्ष चयन जरूर करते हैं, ताकि जनसंख्या के किसी भी पक्ष का की जो है वो इग्नोर ना हो पाए या उपेक्षा ना हो पाए। तो जब जनसंख्या के किसी भी गुण की या विशेषता की उपेक्षा ना करते हुए शोधकर्ता प्रत्यक्षता जनसंख्या से लोगों का चयन करता है, तो उसे हम हेट्रोजीनियस सैंपलिंग कहते हैं। और हेट्रोजीनियस सैंपलिंग के अंतर्गत जो सैंपल साइज होता है वो अमूमन बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, क्योंकि वो कम से हर बीमा या हर गुण से संबंधित कम से कम कुछ न कुछ इकाइयों का चयन जरूर करता है। होमोजीनियस में क्या है, होमोजीनियस में वो अध्ययन जनसंख्या से उन्हीं इकाइयों का चयन करता है, या एक समान गुणों को या धारण करने वाले इकाइयों का ही चयन करता है, और वो जो गुणों की समानता है वो या एक से अधिक विमाओं पर भी हो सकती है, और उन विमाओं का जो निर्धारण है वो शोधकर्ता शोध की जरूरत या शोध के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं निर्धारित करता है। फिर है टिपिकल केस सैंपलिंग। जब हम भी किसी बिहेवियरल फिनोमिना के संदर्भ में हमें एवरेज या नॉर्म्स की स्टडी करनी होती है, तो उसके लिए जो हम सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं वो हमारी टिपिकल केस सैंपलिंग होती है। फिर आता है एक्सट्रीम या डेविएंट केस सैंपलिंग। जब हमें किसी बिहेवियरल फिनोमिना के एक्सट्रीम या आउटलायर्स के बारे में स्टडी करना होता है, या आउटलायर्स के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, तो वहां पर हम एक्सट्रीम केस सैंपलिंग या डेविएंट केस सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा जो हमारी क्रिटिकल केस है, निगेटिव केस है, टोटल केस सैंपलिंग है, या टोटल पॉपुलेशन सैंपलिंग है, एक्सपर्ट सैंपलिंग है, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास पर करेंगे। तो आज इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन
इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश, जब इनको पढ़िएगा तो आप एग्जाम्पल जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे तो फिर इनके मीनिंग को आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये इजीली समझ में आते रहेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि परपोजिव सैम्पलिंग के सबसे ज्यादा टाइप्स होते हैं, और परपोजिव सैम्पलिंग बेसिकली जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में होती है, एक्सप्लोरेटरी क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, और इसमें रिसर्चर जो है वो रैंडमाइजेशन इस्तेमाल नहीं करता, ये सब बात जानते हैं क्योंकि ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। और इसमें जो है परपोजिव सैम्पलिंग में भी सिलेक्शन की कुछ शर्तें हैं, जैसे वो यूनिट नीड ऑफ स्टडी को पूरा करता हो या पर्पज ऑफ स्टडी को फुलफिल करता हो, विलिंगनेस हो पार्टिसिपेट्स करने की या एग्रीनेस हो उसको में शामिल होने की शोध में, वो स्वीकृति प्रदान करता हो, और दूसरा वो जो हमारे स्टडी पॉपुलेशन या जो अध्ययन जनसंख्या उसका वो सदस्य हो। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, बाकी अगली क्लास पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए, गुड बाय।